प्रिंस जाओ ड्रैगन किंगडम का एक ऐसा वॉरियर था जिससे सभी लोग बहुत प्यार करते थे और माना जाता था कि वो अर्थ रेल्म में उम्मीद और रोशनी लाएगा। इसलिए उसे गॉड्स के द्वारा चुना गया ताकि वो 11 किंगडम अलायंस को लीड कर सके। कुइबा को हराने के लिए एक ऐसा डीमन जो समय समय पर अपीयर्ड होता है, सब कुछ तबाह करने के लिए। लेकिन जाओ की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि गॉड्स एम्बलम सिस्टम का यूज करके धरती के सभी इंसानों को अपने नीचे दबाकर रख रहे हैं। गॉड्स जाओ को उनके खिलाफ जाने और चुप करने के लिए उसकी आंखों की रोशनी छीन लेते हैं। लेकिन बाय जाओ का बड़ा भाई इसे एक मौके के तौर पे देखता है, ड्रैगन किंगडम को हत्या कर किंग बनने के लिए। जाओ को अपने भाई के इस धोखे पर यकीन नहीं होता कि उसने गॉड्स का साथ चुना है। दोनों भाइयों के बीच एक एपिक स्पीयर डुअल होती है। हालांकि जाओ अंधा होने के बावजूद भी काफी अच्छी फाइट दे रहा होता है, लेकिन उन दोनों के बीच की फाइट बाई की जीत के साथ खत्म होती है जब वो जाओ के गाल पर एक घाव छोड़ देता है। हालांकि बाय जाओ को मारने के बजाय उसे लिंगशान नाम की जगह पर भेजने का फैसला लेता है, जहां दुनिया के सबसे बेउम्मीद और टूटे हुए लोग रहते थे। जाओ को हुक्म दिया जाता है अपनी पहचान छुपाने का और किंगडम में ये बात फैला दी जाती है कि बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। जाओ के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता और वो ये सब मान लेता है। आने वाले लगभग 30 सालों तक बाय असैसिन्स भेजता है उसे मरवाने के लिए, लेकिन जाओ उन सबको हरा देता है और लिंगशान में अपनी एक पहचान बना लेता है। एक दिन जाओ विलेज के बीच में चल रहा होता है, तभी कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उनमें से एक गलती से जाओ पर पानी उड़ा देता है। सभी लोग थोड़े डर जाते हैं, हालांकि जाओ उसे साफ करके निकल जाता है। तभी एक ब्लैक स्मिथ टूफा जाओ को बुलाता है कि उसके पास टॉप क्वालिटी आयरन है जिससे वो उसका टूटा हुआ स्पीयर ठीक कर सकता है। टूफा जाओ को कुछ लुटेरों के बारे में भी बताता है कि वो शायद उसे निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो अंधा है। जाओ मटेरियल्स के पैसे देता है और अपना स्पीयर वहाँ रख के चला जाता है। हम देखते हैं कि जाओ विलेज के बाहर आ जाता है और ऐसे दिखाता है कि जैसे वो कुछ फल तोड़ने आया है। लुटेरे उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं उसकी तरफ सोट फेंक कर, पर जाओ उसे डॉज कर लेता है। वो उन पर अटैक करने के बजाय बात करने की कोशिश करता है, पर वो तीनों उसकी तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं। जाओ उसकी ब्लेड ले लेता है और उनके अटैक को ब्लॉक करता है। उसके बाद वो अपनी पावर रिलीज करता है और आसानी से उन सबको खत्म कर देता है। जाओ इसके बाद उस आदमी के साथ उन दोनों को भी दफन कर देता है जो कि एक गरीब अंधे आदमी का फायदा उठाना चाहते थे। जाओ अपने सुनसान पड़े घर वापस आता है और अपने स्पीयर को देखता है जो कि रिपेयर हो चुका था। जब वो शाम को बैठा होता है उसे पता चलता है कि जो फलों की टोकरी वो तैयार कर रहा था उसकी जगह अब एक फिश है। जाओ सावधान हो जाता है और तुरंत अपना स्पीयर घुमाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि कहीं उसके बड़े भाई ने आखिर एक स्ट्रॉन्ग बंदे को ढूंढ लिया है जो उसे खत्म कर सके। जाओ सीरियस होकर वहाँ बैठा रहता है दुश्मन का अटैक का इंतजार करते हुए, पर इसकी जगह वो एक बच्चे से गले लगा लिया जाता है जिसने आसानी से उसके डिफेंस को तोड़ दिया था। हम देखते हैं कि वो बच्चा लगातार जाओ से मिलने आता है और उसके लिए खाना लाते रहता है। एक असैसिन उस लड़के को कवर की तरह यूज करके जाओ पर अटैक करता है। वो एक डिवाइस के जरिए जाओ के सेंसर्स को तोड़ देता है और तुरंत उसके पास आता है ताकि उसे खत्म कर सके, पर वो लड़का उसके सर पर एक मेलन फेंक देता है जिससे वो एलिमिनेट हो जाता है। उसे थोड़ा अफसोस होता है उसकी जान लेने के लिए, इसलिए जाओ इसकी जिम्मेदारी लेता है और उसे शुक्रिया करता है। वो असैसिन की बॉडी चेक करते हैं जहाँ उन्हें जाओ का एक बाउंटी पोस्टर मिलता है। अगली सुबह वो लड़का जाओ की मदद करता है उस आदमी को दफनाने में, जिसके बाद वो दोनों बैठकर बात करते हैं और जाओ उस बच्चे को अडॉप्ट करने का फैसला लेता है। जब उसे पता चलता है कि उसका कोई नहीं है, जाओ उसका नाम मिलन रखता है जो कि इंस्पायर्ड था एक छोटे बीस्ट से जिसे वो कभी पकड़ नहीं पाया। वो दोनों कुछ समय के लिए साथ रहते हैं और एक दिन जाओ मिलन को वाटरफॉल के पास लेके जाता है मार्शल आर्ट सिखाने के लिए। जाओ एक्सप्लेन करता है कि इस वर्ल्ड में सब कुछ पल्स एनर्जी से बना है। लोग अपने अंदर और आसपास पल्स को मैनिपुलेट कर असंभव से दिखने वाले काम कर सकते हैं। इस एनर्जी की मास्टरी से जाओ अंधा होने के बावजूद भी इस वर्ल्ड को महसूस कर सकता है। वो उसे दिखाने के लिए एक पल्स फील्ड बनाता है जिससे मिलन हवा में चल पाता है। वो जाओ के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और पल्स एनर्जी रिलीज करता है। मिलन थक चुका होता है इसलिए जाओ वापस घर लौट आता है जहाँ टूफा बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वो जाओ को एक न्यूज के बारे में बताता है कि कुइबा अपीयर हो चुका है। जाओ ऐसी कोई जानकारी में इच्छुक नहीं होता, लेकिन टूफा एक्सप्लेन करता है कि बाय ने दूसरे किंगडम से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया
किया है दूसरे अलायंस के लिए ताकि डेमन को खत्म कर सके। टूफा जाओ को ऑफर देता है कि वो 200 सिल्वर कॉइन्स में किसी को हायर कर सकता है बाई की चाल को ट्रैक करने के लिए, पर जाओ इसे रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद जाओ मिलन को बेड पर सुला देता है और अपने बड़े भाई के प्रॉमिस को याद करता है कि वो हमेशा साथ रहेंगे। हम देखते हैं कि जाओ उस पास को आग में फेंक देता है जो कि उसे ड्रैगन किंगडम तक पहुंचा सकता था, क्योंकि वो प्रॉमिस एक झूठ था। तभी अचानक जाओ को एक डार्क पावर सेंस होती है जो कि मिलन से निकल रही होती है। वो तुरंत अंदर जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि मिलन ही नेक्स्ट क्यूबा है। जाओ उस मीटिंग को याद करता है जो कि उसने गॉड के साथ की थी क्यूबा के बारे में, कि डीमन की पावर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जाग उठती है और वो अपनी बॉडी और माइंड पर से कंट्रोल खो देता है जब ये पावर बाहर आती है। इस स्थिति में एक ही रास्ता बचता है कि उसे खत्म कर दिया जाए। जाओ जल्दी से दौड़कर नदी के पास जाता है और मिलन को उसमें फेंक देता है क्योंकि उसकी पावर्स रिलीज हो रही होती है। ऐसा लगता है जैसे उसने सरवाइव कर लिया है, क्योंकि उस हादसे के बाद 10 साल बीत जाते हैं और ना ही वो इस बीच उस स्टेट में वापस आता है। लेकिन इस बार वो चेन से बंधा होता है और क्यूबा पावर से अपने आप को फ्री करने लगता है। वही इन्हीं सब के बीच हेवन में गॉड्स कंफर्म करते हैं कि क्यूबा अपीयर हो चुका है जब उनका स्पेशल मिरर ग्लो करने लगता है। हमें पता चलता है कि वो सिर्फ डीमन की पल्स एनर्जी से ही रिएक्ट करता है, पर अभी सिग्नल लो है, जिसका मतलब या तो क्यूबा कमजोर है या फिर उसने अपनी प्रेजेंस को छुपाना सीख लिया है। वापस लिंगशान में मिलन पानी से बाहर आता है और सोचता है कि उसने अपना टेस्ट पास कर लिया, पर जाओ उसे बताता है कि वो फेल हो गया क्योंकि उसने अपने आप को बाय फोर्स फ्री किया। इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही पॉइंट था कि वो अपनी पावर को कंट्रोल कर सके, जिससे उसे एक की मिल जाती और वो अपने आप को फ्री कर सकता था। वो अपने घर की तरफ जाते हैं और मिलन एक और चांस के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर उन्हें पता भी नहीं चलता और वो एक न्यू डिजीज से मरते हुए के बाजू से निकल जाते हैं। दोनों बाद में विलेज के अंदर जाते हैं अपने फ्रूट्स और ड्रिंक बेचने के लिए। उनकी किस्मत अच्छी होती है कि लोग ज्यादा मोल भाव नहीं करते और उनकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे विलेजर्स जाओ की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। मिलन बाद में एक फादर और बेटी को शीशों पर खेलते हुए देखता है। वो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि इतना ताकतवर होने के बावजूद भी वो काफी आराम से अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है। जाओ मिलन को समझाता है कि वो अपनी पावर को कंट्रोल कर रहा है ताकि लड़के को कोई नुकसान ना पहुंचे। जाओ मिलन को एक और चांस देता है ये देखने के लिए कि उसने ये बात समझी या नहीं। जाओ उसकी आंखें कवर कर देता है और उससे घर वापस लौटते वक्त एक मोल्ट ऑफ ड्रिंक का जग लाने को कहता है। मिलन सोचता है कि ये काफी आसान होगा क्योंकि उसे सिर्फ अपनी पल्स एनर्जी यूज करनी है आसपास सेंस करने के लिए। हालांकि जाओ इसमें एक और डिफिकल्टी ऐड कर देता है जब वो उसे एक ट्री फ्रूट देता है अपने पास रखने के लिए जब वो ये टास्क पूरा कर रहा होगा, क्योंकि फ्रूट काफी नाजुक होता है और वो सिर्फ लो पल्स एनर्जी पे भी टूट सकता है। जाओ दिखाता है कि ये कैसे मुमकिन है। वो अपने पल्स से फ्रूट के गिरने को नरम बना देता है। जाओ बताता है कि ये सिर्फ तभी हो सकता है जब वो उसे अपने दिल से भी कीमती समझकर संभाले। इसका सीधा मतलब है कि उसे अपनी पावर कंट्रोल करनी होगी। मिलन इस बार उसे पास करने की ठान लेता है ताकि जाओ अपना प्रॉमिस निभा सके, मिलन को अपने दुश्मनों के बारे में बताकर कि वो कौन है और मिलन उन्हें हराने में उसकी मदद कर सके। उनकी ये बात एक मास्क पहना हुआ आदमी सुन रहा होता है जो कि बाद में चुपके से जाओ पर स्नीक इन करता है जब वो घर पर पहुंचता है, लेकिन जाओ उसे अपने पास आने से पहले ही रोक देता है। उसे रियलाइज होता है कि ये चंग है जो ड्रैगन किंगडम में जाओ का सबसे लॉयल साथी हुआ करता था। चंग जाओ से अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि एक डेंजरस वायरस फैलना शुरू हो चुका है। लोगों का मानना है कि ये वायरस क्यूबा से फैल रहा है। जाओ को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर चंग इसे हल्के में नहीं लेता क्योंकि ये काफी तेजी से फैलता है। जाओ उसके आर्टिफैक्ट के बारे में पूछता है जो चंग ने पहन रखा था। वो एक माइक्रोस्कोप होता है जो किंगडम के अंदर रहे सभी लोगों को पहनना पड़ता है क्योंकि ये क्यूबा को कुछ रेंज के अंदर डिटेक्ट कर सकता है। जाओ थोड़ा परेशान होता है कि मिलन पकड़ा जा सकता है अगर वो चंग के जरा भी करीब आया, पर तभी अचानक जाओ में उस डिजीज के लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है और बदकिस्मती से तभी विलेज का लीडर याहुया अपने साथियों के साथ वहाँ आता है और कुछ इन्फेक्टेड लोग भी उसके साथ होते हैं। जाओ को इस डिजीज का दोषी बताया जाता है, पर चंग कहता है कि जाओ कभी भी अपनी खुद की जगह पर ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो जाओ की हेल्प मांगने आया होता है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो उन इन्फेक्टेड लोगों को चारा बनाकर हेवीली गार्डेड बॉर्डर को पार करना चाहता था। जाओ फाइट करने की कोशिश करता है, पर उसका पल्स एनर्जी यूज करना सिर्फ उसके इन्फेक्शन को बढ़ा रहा होता है, इसलिए जाओ और चंग पे कोई रास्ता नहीं होता और वो याहुया को फॉलो करते हैं। लेकिन जाओ उठने से पहले वहाँ एक निशान बना देता है। इन्हीं सब के बीच मिलन लगभग सावधानी से घर पहुंच
चुका होता है। उसने अपनी पावर कंट्रोल कर रखी होती है ताकि फ्रूट जरा भी टूटे नहीं, लेकिन इसी बीच एक क्रिएचर उस पे हमला कर देता है, पर तभी सोये वहाँ आकर उसे बचा लेता है। पर इन सब की वजह से ड्रिंक जमीन पर गिर जाती है। सोये उसकी भरपाई करने के लिए तैयार होता है, हालांकि मिलन उसे मना कर देता है और उसकी मदद के लिए शुक्रिया करता है। फ्रूट अभी भी टूटा नहीं था, इसलिए अभी भी उसके पास एक चांस है। सोये मदद करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। मिलन घर पहुँच चुका होता है और जाओ को जल्दी से आवाज लगाता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद मिलन तेजी से चारों तरफ देखता है, तभी वो एक मार्क जमीन पे नोटिस करता है। जाओ ने मिलन को ये निशान देखते ही उस जगह से बहुत दूर भाग जाने और वापस न आने को कहा था। कुछ पैसे भी उसके लिए एक जगह पर छोड़ दिए जाते हैं, पर मिलन इन सब के बजाय जाओ को बॉर्डर तक फॉलो करता है और याहुया का सामना करता है। जाओ होली अलायंस के कुछ स्पाइस को नोटिस करता है और उसे चिंता होने लगती है कि अगर मिलन ने फाइट की तो वो पकड़ा जा सकता है। उसकी चिंता सच में बदल जाती है जब मिलन याहुया को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है। याहुया उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जाओ मिलन से कहता है कि फाइट के दौरान फ्रूट को टूटने ना दे। दोनों एक दूसरे से भिड़ते हैं और अटैक्स करते रहते हैं, पर याहुया मिलन पे थोड़ा भारी पड़ रहा होता है। तभी मिलन अपने सभी लेसन्स को याद करता है और अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख लेता है और एक पावरफुल काउंटर अटैक करता है जो कि याहुया को पीछे धकेल देता है। चीफ के पास और कोई रास्ता नहीं होता और वो अपनी चीफ की पोस्ट छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है, पर मिलन उस टाइटल को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे सिर्फ अपने फादर और इन्फेक्टेड लोगों को सेव करना था। सोये भी ये फाइट देख रहा होता है और काफी इम्प्रेस्ड होता है। जाओ खुश था कि मिलन ने फाइट जीत ली, वो भी अपनी पावर को कंट्रोल करते हुए। वो मिलन को पास कर देता है क्योंकि फ्रूट टूटा नहीं होता। मिलन बस खुश होता है कि अब जाओ के दुश्मन उसके भी दुश्मन है, जिसका मतलब वो उसके साइड बाय साइड फाइट कर सकता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। याहुया और उसके साथी अपने हथियार छोड़ देते हैं और जाओ को उनके नए लीडर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो जाओ को वापस हट में ले जाते हैं ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। टूफा बाद में मिलन को क्यूबा के बारे में इन्फॉर्म करता है और एक टेक्नोलॉजी फैनेटिक चिएंग्सा के बारे में भी बताता है, जो एक मशहूर वेपन डीलर भी माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि पूरे लिंगशान में सिर्फ उसी का इलाका ऐसा है जहाँ वो नई बीमारी कभी नहीं फैली। इसी वक्त चंग जाओ के पास जाकर वही रिपोर्ट देता है और जाओ साफ शब्दों में कह देता है कि मिलन को किसी भी हाल में चिएंग्सा के करीब नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन बाहर मिलन खुद फैसला करता है कि वो उस फेनेटिक से मिलने जाएगा क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि शायद वो वायरस का इलाज बना सके। ये बात जानने के बाद भी कि उसकी केव एक इनपेनेट्रेबल फोर्ट्रेस है और उसे भेदा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ चिएंग्सा अपनी रिसर्च में पूरी तरह डूबा होता है और क्यूबा को हराने के तरीके ढूंढने में लगा होता है। बीच बीच में वो एक रोते हुए चाइल्ड एंड्रॉइड को शांत करने की कोशिश करता है, तभी उसका सिस्टम अलर्ट देता है कि कोई उसकी गुफा में घुस रहा है। चिएंग्सा एक्साइटमेंट से मिलन को अंदर आते हुए देखता है और पूरे विश्वास के साथ सोचता है कि वो उसके बनाए हुए ट्रैप्स की वजह से जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही मिलन अंदर कदम रखता है, गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। मिलन अपने पल्स क्राफ्ट का यूज करके आने वाले खतरों को महसूस करता है और उनसे बच जाता है। जब वो लगभग एक ट्रैप में फंसने वाला होता है, तब वो अपनी शक्ति और ज्यादा इस्तेमाल करता है। चिएंग्सा के डिवाइसेस सिग्नल देते हैं कि क्यूबा बिल्कुल पास है। वो इसी दौरान अज्यूम करता है कि वो सही है क्योंकि उसकी लैब का दरवाजा टूट जाता है। वो गौर से देखता है ये सोचकर कि अब एक भयानक डीमन सामने आएगा, लेकिन उसके पीछे से मिलन शांत अंदाज में निकलता है और माफी मांगता है। चिएंग्सा हैरान रह जाता है कि क्यूबा इतना नॉर्मल कैसे दिख रहा है। वहीं मिलन अपनी पहचान से बिल्कुल अनजान होता है। वो वेपन डीलर को यकीन दिलाता है कि वो उसकी टेरिटरी छीनने नहीं आया, बल्कि मदद मांगने आया है क्योंकि उसे वायरस का इलाज चाहिए। वो रास्ते में हुए नुकसान के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि क्योर पहुंचाने के बाद वो ये सब ठीक कर देगा। चिएंग्सा इस बात पर उलझन में पड़ जाता है कि जिसे वायरस का जिम्मेदार माना जा रहा है वही उससे एंटीडोट मांग रहा है। बातचीत के दौरान उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि मिलन को सच में पता ही नहीं है कि वो क्यूबा है। वेपन डीलर इस मौके को अपने लिए परफेक्ट समझता है और बिना किसी लड़ाई के क्यूबा को खत्म करने का प्लान बनाता है। वो मिलन के खून का सैंपल लेता है कहकर कि ये एंटीडोट के लिए जरूरी है, जबकि असल में वो सिर्फ कंफर्म करना चाहता था कि वो क्यूबाई है। इसी बीच मिलन रोते हुए चाइल्ड एंड्रॉइड को देखकर उससे बात करने लगता है, लेकिन चिएंग्सा उसे छीन लेता है और मिलन को कुर्सी पर बैठाकर बांध देता है।
फेनेटिक उसमें एक सीरम इंजेक्ट करता है और उसे मारने की तैयारी कर लेता है। तभी याहुया और उसके आदमी गुफा तक पहुंच जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। गुफा धीरे धीरे गिरने लगती है। मिलन खुद को आजाद कर लेता है और अपनी जान की परवाह किए बिना ची हेंगसा को बचा लेता है। वो उसे अपने फादर की मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसे बाहर फेंक देता है। इस पल ची हेंगसा को अपने पास्ट की यादें घेर लेती है। उसे याद आता है कि वो हमेशा क्यूबा को हराने के जुनून में डूबा रहा और इसी के लिए उसने खतरनाक हथियार बनाए। ऑथोरिटीज का ध्यान इस पर गया और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन मांगी, लेकिन जब ची हेंगसा को पता चलता है कि वो इस हथियार का यूज दूसरे देशों के खिलाफ भी करना चाहते हैं तो वो टेस्ट रोक देता है। जब एक ऑफिशियल जबरदस्ती टेस्ट करवाना चाहता था तब एक भयानक धमाका होता है। ची हिंसा के सभी लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं। उसकी पत्नी इस बात से निराश हो जाती है, लेकिन उसकी बेटी उसका साथ देती है और मानती है कि वो एक दिन क्यूबा को हरा देगा। एक दिन जब वो पढ़ाई में लगा होता है तब उसकी बेटी बुक शेल्फ पर चढ़ जाती है, जो गिरकर उसकी जान को नुकसान पहुंचा लेती है। इसी दर्द को कम करने के लिए ची हेंगसा ने उस एंड्रॉइड को बनाया था, लेकिन अब वो भी नष्ट हो चुकी होती है। क्यूबा से मिलने के बाद ची हेंगसा को एहसास होता है कि ये क्यूबा कोई महान बुराई नहीं है जो दुनिया को तबाह कर दे। वो सोचने लगता है कि कहीं कहानी का असली दुश्मन वो खुद तो नहीं। इसी दौरान याहुया ताना मारता है कि मिलन का हीरो बनने का जुनून ही उसकी मौत का कारण बन गया। वो अपने आदमियों को ची हेंगसा को पकड़ने का हुक्म देता है ताकि उसे एंटीडोट बनवाने के लिए ले जाया जा सके। तभी अचानक मिलन पत्थरों के ढेर से बाहर निकलता है और अपने हाथों में वही एंड्रॉइड पकड़े होता है, जिसे देखकर ची हेंगसा चौंक जाता है। क्यूबा ची हेंगसा से कहता है कि वो इसे हंसा दे। ऐसा कह के एंड्रॉइड उसे थमा देता है। वो याहुया को बताता है कि आर्म्स डीलर अब उसका दोस्त है, इसलिए सबको पीछे हट जाना चाहिए। एक दिन मिलन नदी के किनारे शांत बैठा होता है, तब उसकी नजर दूसरे किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। दोनों की आंखें मिलते ही मिलन को पहली नजर का प्यार हो जाता है। वो तुरंत उससे बात करने के लिए दौड़ता है, लेकिन जब तक वो पहुंचता है लड़की वहां से जा चुकी होती है। उसके हाथ सिर्फ कुछ फूल लगते हैं। इसी बीच जाओ ची हेंगसा को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी मदद से वायरस का फैलना रुक जाता है। ची हेंगसा बताता है कि ये बीमारी इंसानों द्वारा बनाई गई थी, जो और भी चिंता की बात होती है। वो ये भी महसूस करता है कि शायद मिलन को बता देना चाहिए कि वो क्यूबा है, लेकिन जाओ इस बात से सहमत नहीं होता। जाओ को शक होता है कि जो भी इस बीमारी के पीछे है वो जानबूझकर हालात पैदा कर रहा है ताकि क्यूबा खुद को सामने ला दे। जाओ चाहता है कि मिलन को एक ऐसे लीडर के रूप में तैयार किया जाए जो गोड्स के खिलाफ खड़ा हो सके, पहले की दुनिया को क्यूबा की असली पहचान का पता चले। उसका अगला लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने फ्लैग के नीचे यानी अपने अंडर लेना और अपना इलाका इतना बड़ा लेना कि पूरा लिंगशान एक हो जाए। ची हेंगसा इस योजना से सहमत होता है क्योंकि ये उन सभी के लिए फायदेमंद होगा जो दुनिया के द्वारा त्याग दिए गए थे। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब मिलन बताता है कि वो उस लड़की के प्यार में पड़ चुका है जो नदी के किनारे मिली थी। वो कहता है कि लड़की नीचे की तरफ अगले विलेज की दिशा में चली गई थी। जाओ फैसला करता है कि वो मिलन के फ्यूचर के प्यार को ढूंढने निकलेंगे। इसी फैसले के साथ वॉर ऑफ लव शुरू हो जाता है, जहाँ जाओ और उसके आदमी एक के बाद एक विलेज जीत लेते हैं और हारे हुए लोगों को अपना नया साथी बना लेते हैं। कुछ ही समय में ये स्थिति अधिकतर विलेजेस की सच्चाई बन जाती है, लेकिन इतनी जीत के बावजूद मिलन उस लड़की को कभी ढूंढ नहीं पाता। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि ये युद्ध गलत है और उसे रोका जाना चाहिए। जाओ अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो मिलन को लिंगशान का लीडर बनाना चाहता है, लेकिन मिलन इस जिम्मेदारी में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाता। इसी बीच सब लोग अगले विलेज में पहुंच जाते हैं। वहाँ का मुखिया नहीं चाहता था कि उसका विलेज फिर से युद्ध का मैदान बन जाए, इसलिए वो बिना लड़े हार मानने का सोच लेता है। लेकिन तब चीफ खुशीदा उसे समझाता है कि वो सिर्फ सरेंडर का नाटक करे। उसका प्लान होता है कि जाओ और उसके आदमियों को विलेज के अंदर आने दिया जाए और रात में उन पर घात लगाकर हमला किया जाए। खुशीदा वादा करता है कि वो दूसरे मुखिया के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। ये योजना बनाने के बाद सेना को विलेज में एंट्री दे दी जाती है। अंदर आते ही मिलन वहाँ मौजूद जवान लड़कियों को देखता है। लड़ाई से थक चुका मिलन फैसला करता है कि वो उनमें से एक लड़की को अपना साथी चुन लेगा ताकि सबको लगे कि युद्ध खत्म हो चुका है। लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जंग सच में खत्म हो गई है। अचानक वो लड़की मिलन की बाहों में बेहोश हो जाती है, तो मिलन उसे अपने कमरे में ले जाता है ताकि वो आराम कर सके। जाओ मिलन की चाल को समझ जाता है, लेकिन फिर भी चुप रहकर उसका साथ देता है। कुछ देर बाद जब मिलन खाना लाने जाता है तब उसे लड़की के पेट से भूख की आवाज सुनाई देती है। जब वो वापस आता है तो लड़की उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन मिलन उसे रोक लेता है और उससे माफी मांगता है। वो समझाता है कि उसने उसे जबरदस्ती इसलिए चुना क्योंकि वो लड़ाई खत्म करना चाहता है और ये सब उसके प्यार
प्यार की वजह से है। मिलन लड़के से कहता है कि वो सिर्फ कुछ समय के लिए उसकी औरत बनने का नाटक करे, जैसे ही मामला शांत होगा तो वो उसे आजाद कर देगा। लड़की 3 दिन तक रुकने के लिए मान जाती है। खाना खाते हुए दोनों हल्की फुल्की बातें करते हैं और किसी को भी ये पता नहीं चलता कि लड़की असल में लिंगशान के बाहर के विलेज से आई हुई है। वो बस सुंदर माइग्रेटिंग मछलियों को देखने आई थी, जहाँ से उसे पकड़ लिया गया। बातें खत्म होने के बाद मिलन उसे आराम करने देता है। दूसरी तरफ कुशीदा अब भी जाओ और उसके आदमियों को खत्म करना चाहता था, लेकिन असली लीडर जंग शुरू करने से मना कर देता है क्योंकि युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है। अगली सुबह मिलन अपनी चुनी हुई लड़की को सबके सामने परेड में नहीं लाता, फिर भी लोग उसके लिए खुश होते हैं। दोनों शहर की गलियों में घूमते हुए एक ताकत के टेस्ट वाले खेल के पास पहुंचते हैं। लड़की उस खेल के इनाम में इंटरेस्ट दिखाती है, जो एक स्पिरिट बीस्ट का अंडा होता है। मिलन बिना किसी को कुछ कहे उस खेल में भाग लेने का फैसला करता है। उसे इतना विश्वास होता है कि वो लड़की को अंडा पहले ही दे देता है। वो बड़े बड़े आदमियों से ज्यादा देर तक वेट उठाकर रखता है और जीत हासिल कर लेता है। लड़की उस तोहफे के लिए बेहद खुश होती है। आगे बढ़ते हुए दोनों को एक बुढ़िया बताती है कि नए कपल के लिए शादी की मील यानी खाना तैयार किया जा रहा है। ये सुनते ही मिलन घबरा कर जाओ के पास पहुंचता है। जाओ उसे बताता है कि इतनी मुश्किलों के बाद अब उसे अपनी चुनी हुई लड़की से शादी करनी ही पड़ेगी। इस बात से घबरा कर मिलन एक नई योजना बनाता है। वो फैसला करता है कि शादी के दिन ही लड़की को भगा देगा। रात को वो उसे माइग्रेटिंग मछलियों के पास ले जाता है ताकि वो उन्हें आखिरी बार देख सके। उसके बाद वो उसे नदी के रास्ते उसके घर की तरफ भेज देता है। जैसे लड़की एक खास बैरियर पार करती है, वो अचानक गायब हो जाती है और अपनी असली शक्ल में स्वर्ग में पहुंच जाती है। तब पता चलता है कि वो लड़की असल में गॉड्स में से एक थी और वो वही थी जिसे कभी किसी ने सच्चा प्यार नहीं किया था। उसके हाथ में पकड़ा अंडा भी धीरे धीरे फूटने लगता है। बाद में मिलन को खबर मिलती है कि बीस्ट किंगडम में होली अलायंस का एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें इनाम के रूप में एक क्रिस्टल आय रेलिक रखा गया है। इस रेलिक की मदद से अंधे व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। ये रेलिक बाय के अंडर होती है और वो खुद बताता है कि अगर क्यूबा के 4 या उससे ज्यादा पल्स का पास खुले तो ये आंख दुनिया के किसी भी कोने में उसकी पल्स फ्रीक्वेंसी महसूस कर सकती है। बाय इस कंपटीशन के लिए अपने किंगडम से कोई चैलेंजर नहीं भेजता क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि लायोनल फैमिली जो इस टूर्नामेंट के होस्ट है धोखा करेंगे। कंपटीशन जीतने वाला व्यक्ति होली अलायंस का मेंबर भी बनेगा और क्यूबा के खिलाफ होने वाली जंग में इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। इसी बीच मिलन कंपटीशन के स्थान पर पहुंचता है, लेकिन उसके पास पार्टिसिपेशन के लिए जरूरी एम्बलम नहीं होता। गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने किसी का इनविटेशन चुरा लिया है। तभी सोए बीच में आता है और मिलन को अपना मेहमान बताकर बचा लेता है। मिलन उसे दोबारा मदद के लिए धन्यवाद देता है। सोए उसे बताता है कि बिना एम्बलम के कंपटीशन में हिस्सा लेना नामुमकिन है। जब मिलन को समझ आ जाता है कि वो लड़ नहीं सकता तो वो कहता है कि अगर सोए जीत गया तो वो उससे लड़ना चाहेगा। इसी दौरान लायनल क्लैन के कुछ पार्टिसिपेंट्स मिलन के पास आते हैं और उसे भी कॉम्पिटिटर समझकर लड़ाई के लिए चुनौती देते हैं। उनका मकसद रिंग के बाहर ही कंपटीशन को खत्म करना होता है ताकि उनका मेन फाइटर जिंग आसानी से फाइनल्स तक पहुंच सके। वो मिलन का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो सिर्फ 2 पल्स कार्ड पाथ का ही यूज कर सकता था। इस दौरान बाय और उसका असिस्टेंट मीटिंग से वापस जा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है मिलन पर, जो अपने अटैकर्स को बिना ज्यादा मेहनत के हरा देता है। पिटने के बाद वो लोग तुरंत रिट्रीट कर देते हैं और मान लेते हैं कि उन्होंने मिलन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। बाय को तब शक होता है कि मिलन का मास्टर अंधा है और वो उससे बातचीत शुरू करता है। ये सुन के मिलन हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसे ये कैसे पता चला। बाय बताता है कि उसने नोटिस किया था कि मिलन का बॉडी रिएक्शन पहले होता है और आंखों का रिस्पॉन्स बाद में, जिससे उसे समझ आ गया कि वो किसी ब्लाइंड मास्टर के अंडर ट्रेंड है। इस बात से मिलन भी समझ जाता है कि बाय खुद एक हाई लेवल मास्टर है। बाय अपनी स्ट्रेंथ को डाउन प्ले करता है और बात को वापस मिलन पर ले आता है। वो अज्यूम करता है कि मिलन क्रिस्टल आय रेलिक के लिए आया है ताकि अपने ब्लाइंड मास्टर की नजर वापस ला सके। बाय ये भी रिवील करता है कि उसका एक भाई भी अंधा है। दोनों को ये अंदाजा भी नहीं होता कि वो असल में एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। मिलन कहता है कि वो सिर्फ जाओ को दुनिया देखते हुए देखना चाहता है और ये मान लेता है कि बाय का गोल भी वही होगा। इसलिए वो प्रॉमिस करता है कि अगर उसे क्रिस्टल आय मिल गई तो वो बाय को यूज करने के लिए दे देगा। तभी अचानक सोए भागते हुए उसके पास से गुजरता है। कुछ लोग उस पर अटैक कर रहे होते हैं। मिलन उससे माफी मांगकर सोए के पीछे चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि 3 पावरफुल फाइटर सोए को बुरी तरह मार चुके होते हैं और जाते वक्त भाग जाते हैं। सोए उसे लायनल फैमिली की चीटिंग प्लान के बारे में बताता है। ये सुन के मिलन डिसाइड करता है कि वो सोए की मदद करेगा, लेकिन कंडीशन ये होती है कि जीतने के बाद सोए क्रिस्टल आई यूज करने के लिए उसे देगा। मिलन पहले सोए के इंजर्ड आर्म को हील करता है, लेकिन प्लान ये होता है कि दुनिया को ये लगे कि आर्म अभी भी इंजर्ड है। वो सोए
को ट्रेनिंग देता है कि कैसे इंजर्ड कमजोर हाथ के साथ फाइट करनी है। इसी स्ट्रेटेजी के साथ सोए फाइनल्स तक पहुंच जाता है, जहां उसका सामना जिंग से होना होता है। फाइनल के अनाउंसमेंट के टाइम बीस्ट किंगडम का किंग बाय को गुस्सा दिलाता है कि वो अपने फाइटर्स क्यों नहीं लाया, लेकिन बाय कामली बताता है कि उसने अपने बेस्ट वॉरियर्स क्रिस्टल आई की प्रोटेक्शन के लिए छोड़ रखे हैं। सोए अपना इंजर्ड होने का नाटक कंटिन्यू रखता है और बैंडेज आर्म के साथ अरीना में आता है। तब रिवील होता है कि जिंग जो वेपन यूज कर रहा है वो उनके देश का नेशनल ट्रेजर है। जिंग ये देखकर घमंड में आ जाता है और सोचता है कि अगर इंजर्ड फाइटर यहाँ तक आ गया तो बाकी सब कितने वीक होंगे। जिंग बिना दया के फुल पावर के साथ अटैक करता है। सोए मुश्किल से उसके अटैक्स को ब्लॉक कर पाता है, लेकिन समझ जाता है कि स्पीड ही उसका मेन वेपन है। काउंटर अटैक करते हुए वो जिंग की एक आंख को काट देता है। इससे जिंग गुस्से में आ जाता है और अंधाधुंध स्विंग शुरू कर देता है। इसी जल्दबाजी में सोए का ब्लेड टूट जाता है और वो पीछे गिर जाता है। जिंग उसे फिनिश करने आता है, लेकिन तब सोए एक परफेक्ट डॉज करता है और अपने बैंडेज्ड हाथ से पल्स का यूज करके पंच मारता है। जिंग सीधा पिलर से जा टकराता है। सोए अपनी टूटी हुई ब्लेड उठाता है और जिंग के गले के पास स्ट्राइक करके पिलर तोड़ देता है, जिससे जिंग को सरेंडर करना पड़ता है। पूरी जनता शॉक हो जाती है। तब रिवील होता है कि बैंडेज्ड आर्म असल में सोए का मेन हैंड था और जो आर्म घायल लग रहा था उसी से वो पूरा मैच फाइट कर रहा था। ये सब एक प्लान था दुश्मन को लास्ट मोमेंट तक कंफ्यूज रखने के लिए। सोए को विनर डिक्लेयर किया जाता है और उसे होली अलायंस का मेंबर बनाया जाता है। वो अपना वादा निभाता है और मिलन को क्रिस्टल आई दे देता है। जब मिलन शिप पर चढ़कर जा रहा होता है तो सोए उसे गुड बाय करता है। तब बाय उसका ध्यान खींचता है और मिलन उसे भी अलविदा कह देता है। शिप पर एक आदमी मिलन को बताता है कि बाय असल में ड्रैगन किंगडम का किंग और होली अलायंस का लीडर है। बाय का पूरा नाम सुनते ही मिलन को लगता है जैसे वो नाम कहीं पहले सुना हो। इसी बीच मिलन के ना होने पर जी हैंगसा अपने तरीके से जाओ की आईसाइट वापस लाने की कोशिश करता है। प्रोसेस के बाद जाओ रोशनी देखने लगता है और वो मिलन के साथ और अच्छे से बातचीत करने का इंतजार करता है। तब कुशिदा की तरफ से एक इनविटेशन आता है जिसमें लिंगशान के बचे हुए विलेज चीफ्स को एक न्यूट्रल और शांत जगह पर मीटिंग के लिए बुलाया जाता है ताकि एकीकरण पर बात हो सके। रूल ये होता है कि सिर्फ चीफ्स ही मीटिंग रूम में एंटर कर सकते हैं। जी हैंगसा को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि बाकी चीफ्स जाओ के खिलाफ साजिश कर सकते हैं, लेकिन जाओ इसे सही मानता है और एक मौका समझता है जहाँ बिना युद्ध के सबको अपनी तरफ लाया जा सके। जी हैंगसा और याहुया के साथ जाओ मीटिंग की जगह पर पहुंचता है। अंदर जाने से पहले उसका स्पीयर और कोट ले लिया जाता है। अंदर जाकर वो महंगी इंसेंस की खुशबू महसूस करता है और सोचता है कि शायद ये लीडर सीधे दिमाग वाले नहीं होंगे। मीटिंग में कुशिदा भी होता है जो एक रेयर डोडो बर्ड लेकर आता है ताकि माहौल हल्का हो सके। बर्ड पर बातचीत चल रही होती है कि तभी एक यंग लेडी मेन डिश लेकर आती है। कुशिदा जब डिश खोलता है तो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि प्लेट खाली होती है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये डिश सिर्फ बॉस का फेवरेट होता है और जब तक एकीकरण का लीडर डिसाइड नहीं होता तब तक ये डिश सर्व नहीं की जा सकती। मीटिंग के दौरान कुशिदा खुद को लिंगशान का लीडर बनाने का प्रस्ताव करता है, लेकिन जाओ भी उस पोजीशन के लिए अपनी इच्छा जाहिर करता है। कुशिदा और ज्यादा बोर्ड हो जाता है जब वो अपना रेयर डोडो बर्ड बॉस की प्लेट में सर्व कर देता है। वो ये दिखाना चाहता था कि वो एक ऐसा लीडर है जो लोगों की उम्मीदों से भी ज्यादा दे सकता है। जाओ को ये सुनकर खुशी होती है कि बाकी बड़े विलेज चीफ साथ आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यही उनका इकलौता रास्ता है होली अलायंस के ऑपरेशन से बचने का। जाओ कुशिदा से पूछता है कि अगर वो लीडर बना तो उसका प्लान क्या होगा। कुशिदा बताता है कि वो होली अलायंस के साथ बातचीत करेगा। ये सुनकर जाओ को भरोसा नहीं होता क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें हमेशा धोखा दिया उनसे सच्ची उम्मीद के साथ बातचीत संभव नहीं लगती। बाकी चीफ्स भी जाओ के बात से सहमत होते हैं। तब कुशिदा एक और ट्विस्ट जोड़ता है। वो बताता है कि होली अलायंस ने पहले उसके पास एक स्पेशल मेंबर भेजा था ताकि सेटलमेंट की बात हो सके। सब लोग हैरान हो जाते हैं जब वो खुलासा करता है कि वो पहले ही अलायंस के साथ शर्तें तय कर चुका है। डील के हिसाब से लिंगशान को शांति से रहने दिया जाएगा, लेकिन यूनियन की निगरानी को मानना पड़ेगा। बाकी चीफ्स को लगता है कि ये डील सिर्फ अलायंस को टाइम देगी अपनी ताकत बढ़ाने का, ताकि भविष्य में वो लिंगशान को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सके। लिंगशान की जमीन काफी बड़ी है और जाओ को पूरा यकीन होता है कि अलायंस इस पर कब्जा करने जरूर आएगी। वो सुझाव देता है कि सबको मिलकर एक
एकजुट होना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना चाहिए। इस बात पर सब चीफ्स हामी भर जाते हैं और कुशिदा पर से उनका भरोसा उठ जाता है, क्योंकि उसने बिना बताए अलायंस से बात की थी। जब कुशिदा को दिखता है कि माहौल उसके खिलाफ हो चुका है, तब वो अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है। वो बाई की तरफ से मिला एक पर्सनल लेटर दिखाता है, जिसमें जाओ की असली पहचान सामने आ जाती है। इसी वक्त बाहर याहुया साफ कह देता है कि वो उसी को फॉलो करेगा जो बॉस चुना जाएगा। तब एक और साथी उसे बताता है कि जाओ के बारे में अफवाह फैल चुकी है और उसकी असलियत लोगों को पता चल रही है। थोड़ी देर बाद जी हेंगसा भी वहाँ आ जाता है और उसे भी ये शॉकिंग न्यूज बता दी जाती है। टेंट के अंदर चीफ्स ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि जाओ असल में होली अलायंस के लीडर का छोटा भाई है। कुछ लोग सोचने लगते हैं कि शायद वो पहले से ही दुश्मन का हिस्सा हो, लेकिन साथ ही सबने जाओ के लेजेंडरी फीट्स और स्किल्स के बारे में भी सुना हुआ होता है। जाओ उन्हें याद दिलाता है कि उसने सालों तक एक अकेला जीवन जिया है और वो उनसे पूछता है कि अगर वो वाकई अपने भाई के साथ मिला होता तो क्या ये सब एक लॉजिकल प्लान लगता। धीरे धीरे चीफ्स को लगता है कि ये लेटर सिर्फ उनके मन में शक पैदा करने के लिए लाया गया था। हालात को एनालाइज करने के बाद सब मिलकर जाओ को लिंगशान का लीडर चुन लेते हैं। कुशिदा भी सहमति दिखाता है, लेकिन एक शर्त रखता है। वो कहता है कि जाओ को एक पुरानी मेडिसिन पीनी होगी जो उसकी पल्स एबिलिटी को लिमिट कर देगी, क्योंकि वो बाकी सबसे काफी ज्यादा पावरफुल है। इससे सबको थोड़ी मन की शांति मिलेगी, खासकर जाओ के बैकग्राउंड को देखते हुए। जाओ उनकी चिंता समझ लेता है और मेडिसिन पीने के लिए मान जाता है। बस वो इतना ही चाहता था कि बाद में उसे धोखा ना दिया जाए। जैसे ही वो मेडिसिन पीता है, कुशिदा अपने असली प्लान का अगला हिस्सा रिवील करता है। वो इंजाम लगाता है कि जाओ ने क्यूबा के साथ एक संधि बनाई है दुनिया जीतने के लिए। वो मिलन को ही क्यूबा बताता है और कहता है कि जाओ ने उस डीमन को बड़ा किया है। जाओ को यकीन नहीं होता कि उसने एक बार फिर अपने दुश्मन की गुप्तता को कम समझ लिया। कुशिदा होली अलायंस के स्पेशल मेंबर को अंदर बुलाता है, जो उसके दावे से सहमति करता है। वो बाकी लीडर्स को वार्न करता है कि अगर उन्होंने क्यूबा का साथ दिया तो उनका पूरा सफाया कर दिया जाएगा। जाओ पूछता है कि उन्हें क्यूबा और मिलन के बारे में कितनी जानकारी है। कुशिदा बताता है कि अलायंस के लिए बस एक ही चीज मैटर करती है, डीमन को दुनिया से खत्म करना। ये सुनते ही चीफ्स जाओ से अपनी सहमति वापस लेने लगते हैं, क्योंकि वो गॉड्स को नाराज नहीं करना चाहते। कुशिदा सलाह देता है कि सब मिलकर मिलन को अलायंस के हवाले कर दे और अपनी जान बचा ले। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जी हेंगसा जाओ को सावधान करता है कि इलाज के दौरान ज्यादा पल्स यूज करना जानलेवा हो सकता है और उसके शरीर को सीरियस नुकसान पहुंचा सकता है। प्रेजेंट में चीफ्स कुशिदा को बॉस चुनते हैं और उत्सव का आनंद ले रहे होते हैं। साथ ही वो फैसला कर चुके होते हैं कि मिलन को पकड़कर अलायंस को सौंप दिया जाएगा। इसी वक्त जाओ वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए जबरदस्ती अपना पल्स पाथ खोलता है। उसकी आंखों से खून बहने लगता है, लेकिन वो एक एक करके सब चीफ्स को उनकी गद्दारी के लिए मार देता है और पूरे हट को आग लगा देता है। बाहर जी हेंगसा कैनन सपोर्ट देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी जाओ जलती हुई जगह से बाहर निकलता है, जिंदा जीता हुआ और अब लिंगशान का नया और अकेला बॉस बन चुका होता है। कुछ वक्त बाद मिलन क्रिस्टल आई लेकर वापस आता है, लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी गैर मौजूदगी में जाओ की आंखों की हालत और भी खराब हो चुकी होती है। इसी दौरान बाकी किंगडम को भी पता चल जाता है कि लिंगशान में जाओ अब पूरी पावर में आ चुका है। बीस्ट नेशन में कमांडर यंग अपने खानदान के एम्बलम वेपन को साफ करता हुआ जंग की तैयारी कर रहा होता है। उसे जाओ की कहानियों से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए जाओ बस एक बूढ़ा और अंधा आदमी है। उल्टा ये बात उसे और खुश करती है कि क्यूबा भी जाओ की आर्मी का हिस्सा है। वो अपने साथी से कह देता है कि वो उसके लिए एक अच्छा सा टाइटल ढूंढना शुरू कर दे। थोड़ी देर बाद बीस्ट किंग एक वॉर मीटिंग बुलाता है, जब उसे पता चलता है कि जाओ और उसकी सेना उनके किंगडम की तरफ बढ़ रही है। गैने सलाह देता है कि उन्हें जाने दिया जाए, क्योंकि उनका असली टारगेट ड्रैगन नेशन है। लेकिन एक बुढ़ा इस बातचीत से सहमत नहीं होता। उसका कहना होता है क्योंकि क्यूबा उनके साथ है, इसलिए अलायंस के मेंबर होने के नाते उन्हें कम से कम रोकने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, वरना गॉड्स उन्हें सजा देंगे। इसी बीच यंग मीटिंग में देर से आता है, अपना वेपन साथ लेकर। कुछ ऑफिशियल्स उसे घमंडी बोलते हैं कि वो रॉयल हॉल में भी अपना हथियार साथ में ले आया। बीस्ट किंग यंग को जाओ और उसकी सेना को रोकने की जिम्मेदारी देता है और उसे सलाह देता है कि अंधे प्रिंस को जल्दी से खत्म कर देना ही उनकी जीत के चांसेस बढ़ा सकता है। यंग इस बात को ध्यान में रखकर वहां से चला जाता है। उधर जाओ के पास विंग्ड क्लैन का एक मैसेंजर आता है। जी हेंगसा लेटर को पढ़कर सुनाता है, जिसमें जाओ की तारीफ की गई होती है और ऐसा दिखाया जाता है जैसे बीस्ट किंग का जाओ और उसकी सेना के खिलाफ कोई दुश्मनी जैसा कोई इरादा नहीं है। जाओ मैसेंजर को बताता है कि वो बीस्ट किंगडम से जितनी जल्दी और कम अशांति के साथ हो सके उतना जल्दी निकल जाएंगे। मैसेंजर ये बात आगे पहुंचाने का वादा करके चला जाता है। विलन इस लेटर
लेटर को 20 नेशन का एक पोलाइट वार्निंग समझता है, जैसे वो कह रहे हो कि उनकी जमीन जल्दी छोड़ दो। लेकिन जाओ उसे बताता है कि असली प्लान कुछ और है। किंग चाहता है कि वो लोग रिलैक्स फील करे ताकि उन पर तब हमला किया जा सके जब उनका ध्यान कम हो। फुल स्पीड पर भी आर्मी को कंट्री क्रॉस करने में 60 दिन लगेंगे। जाओ को पिछली जंग याद आती है जिसमें यांग के पिता और उसका वेपन शामिल था। जी हैंगसा बताता है कि अब उसी का बेटा कमांडर बन चुका है और वही एम्बलम वेपन यूज करता है। मिलन को समझाया जाता है कि एम्बलम वेपन्स एंशिएंट मटेरियल्स से बने होते हैं और अपने यूजर से पल्स एनर्जी का यूज करके भयानक नुकसान कर सकते हैं। जाओ मिलन को ऐसे दुश्मन के लिए तैयार रहने को कहता है, लेकिन उसकी बात अधूरी रह जाती है जब वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। जीन दूर से आर्मी की हालचाल मॉनिटर कर रहा होता है, हर पल अटैक के लिए तैयार। वो अपने एक आदमी को यांग के पास भेजता है और बताता है कि जाओ की तबीयत खराब होने की वजह से आर्मी रुक गई है। कैंप लगाया जाता है और जाओ बताता है कि उसे 7 दिन का आराम चाहिए, तब जाकर वो आगे बढ़ पाएगा। जी हैंगसा हौसला गिरने नहीं देता और सेना को कह देता है कि उनके लीडर का पेट खराब है और 7 दिन में वो फिर से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। असल में ये सब मिलन की योजना का हिस्सा होता है। उन्हें घाटी में घात लगाकर हमले के बारे में पहले से पता होता है और वो इसी हालात का फायदा उठाना चाहते थे। कुछ दिन बाद जिंग और उसके लोग सप्लाईज खत्म होने की वजह से पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। वो कैपिटल वापस जाकर किंग की रक्षा करता है और खुद को तसल्ली देता है कि यांग अकेला ही ये जंग जीत लेगा। इसी मौके पर जाओ अपनी चाल चल देता है। यांग अपनी सेना को तैयार करता है और उसे इस बात की बिल्कुल हैरानी नहीं होती कि जिंग वापस चला गया। मिलन पीछे हटती हुई आर्मी पर हमला करता है, जबकि जाओ पहाड़ के नीचे जनरल से भिड़ जाता है। लड़ाई पूरी रात चलती रहती है और सुबह होने तक भयानक रूप ले लेती है। लिंगशान की सेना जीत रही होती है और आखिरी पुश के लिए तैयार हो जाती है। जाओ और मिलन आगे बढ़ते हुए रास्ता काट देते हैं, लेकिन यांग सरेंडर करने से इनकार कर देता है और बेरहमी से कमजोर सैनिकों को गिराने लगता है। उसके लोग उस जैसी हिम्मत नहीं दिखा पाते और पीछे हटने लगते हैं। यह देखकर यांग और भी गुस्सा हो जाता है और अपना गुस्सा दुश्मन पर निकालता है। आखिरकार मिलन उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसे जिंग एक्सेप्ट कर लेता है। पहली टक्कर में दोनों बराबर लगते हैं, लेकिन जैसे यांग अपना एम्बलम वेपन एक्टिवेट करता है, वो मिलन की तलवार तोड़ देता है। मिलन घबराता नहीं और फिर से अटैक करता है, लेकिन एंशिएंट वेपन की ओवरवेलमिंग पावर उसे उड़ा देती है। तब मिलन और ज्यादा पल्स का उत्पात अनलॉक करते हुए उस पे पलटवार करता है। वो यांग के गले को पकड़ लेता है, जैसे पूरी फाइट वहीं खत्म हो गई हो। इसी के साथ जंग का अंत हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसे बनाने में जितने एफर्ट्स हो सकते थे अपनी तरफ से डाल दिए हैं। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हाँ, कमेंट में बताना कि ये एनीमे आपको कैसा लगा। और हाँ, इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हम 170 कमेंट्स का एम रखते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे कमेंट किए बिना तो जाना ही मत। और हाँ, वीडियो हाइप भी कर देना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन कर सके और मैं जल्द ही ऐसे अमेजिंग एनिमेस को रिकैप कर सकूँ।